हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। इसी सिलसिले में हमने क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी 2024 में पूछे गए हैं और इसके अधिकतर जो चांस है वो इस बार भी आने की संभावना होती है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आप ये चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, है ना? वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव अगर आपके हिंदी के लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ लेके आ गए हैं, जो कि आपके गोधली भाग 2 के नागरिक लिपि से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा हिंदी जो है उसे देवनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। अगला है स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? जो कि 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली कहा जाता है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर चौथा पे चलते हैं हम। चौथा नंबर सवाल कहता है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव नाम था। काशी क्या है? तो काशी के बारे में आप बताएंगे कि काशी देवनगरी है। ठीक है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनों का, यानी जैन धर्म का है ये। 8वां नंबर सवाल पे चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुगान अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमार शासक भोज, ऑप्शन नंबर सी। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? कौन सी लिपि है? तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि जो हम लोग का है। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में किया था। ठीक है। 12 नंबर सवाल चलते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा आप बताएंगे कि नेपाली देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो इसको आप क्या जानते हैं? तो ये मराठी भाषा से इसका क्या है संबंध है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? क्या कहा जाता है बांग्ला लिपि को? प्राचीन लिपि का, तो इसको बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पे हम चलते हैं, जो कि हमारे हिंदी में पूछा गया सवाल सब है। ये सभी सवाल जो है आपके कुछ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 15 नंबर सवाल, केरल के शासकों के लिए सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर लिपि में। पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं को। टकसाल का संबंध अभी हमने बताया था कि ये टकसाल का संबंध सिक्कों से होता है। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। श्रवण बेला गोला स्थान का संबंध किससे है? अभी जस्ट हमने इसका बैक क्वेश्चन किया जैन धर्म से। नागरी लिपि शीर्षक से निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है गोधली भाग 2 का, उसका जो राइटर है वो कौन से हैं? राइटर से संबंधित तो ये गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपके किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके भारतीय लिपियों की कहानी से। मराठी भाषा की लिपि कौन-सी है? तो मराठी भाषा की भी लिपि क्या है? हमारी देवनागरी है। 22 नंबर सवाल, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम के बारे में आप बताएँगे कि सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। उसके बाद किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी। उसके बाद 24 नंबर सवाल कहता है हमारा, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल बेरूनी ने। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मिहिर 26 में मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है?
तो बेतमा के बारे में आप बताएंगे कि बेतमा इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो ये कहा है नंदी नागरी। ओके, हिंदी लिखी जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने 19 में, 20 में, 22 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 24-25 में भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। हिंदी लिखी जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवनागरी लिपि। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल नंबर हम 30 पे चलेंगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने चाहने वालों के पास, अपने भाइयों के पास जरूर भेज दीजिएगा, है ना, ताकि उनको आगे की यहाँ पर पढ़ाई मिल सके। सवाल नंबर 30 कहता है हमारा कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? इसका आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। ओके, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में। अगला नंबर सवाल है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? जिसका आंसर हो जाएगा सिद्धम कहलाती थी। गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुनाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन सभी सवालों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सके। गुनाकर मूले का जन्म हुआ कहाँ था? तो गुनाकर मूले का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा नगरी के। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो ये सवाल आपके 2500 से अधिक निबंध गुनाकर मूले ने लिखे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुनाकर मूले जी की। इस्लामी शासक का आरंभ काल कौन सी सदी से हुई थी? तो 12वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए। गुनाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो गुनाकर मूले की मृत्यु हो गई थी 2009 ईस्वी में। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से। 42 नंबर सवाल, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र आपके 1020 ईस्वी के हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। निबंध के लेखक कौन है? जिस पाठ पर हैं तो स्वाभाविक है गुनाकर मूले जी हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं किस भारत की, कौन से क्षेत्र की? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत की ये सब भाषाएं हैं। 46 नंबर सवाल पे चलेंगे हम। 46 नंबर सवाल है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की भाषा आप लोग जरूर बताएंगे, संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ये एक निबंध है, क्योंकि गुनाकर मूले द्वारा लिखा गया है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो ये आपकी नंदी नागरी कहलाती है। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है हर साल। 49 नंबर सवाल कर रहा है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत में। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। सरह सरह पाद की कृति है, किसकी कृति है ये? तो ये दोहा कोश है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश आप बताएंगे कि दोहा कोश जो है आपके सरहद पाद की हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, सरहद पाद किसकी कृति है? तो दोहा कोश की। वही क्वेश्चन उल्टा दिया कि दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की। ये 19 में पूछा, ये 20 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्लिप करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको रट जाना है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसके होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरहद पाद। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? रचनाएं तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, रचनाओं को तो आपको भूलना नहीं है। तो रचना जो है सूर्य नामक रचना वो गुनाकर मूले जी की हैं, जिन्होंने देवनागरी लिखी है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट का। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भोज के लिए प्रसिद्ध हैं। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था?
तो 58 नंबर सवाल का हम आंसर करेंगे। तो 58 का आंसर हो जाएगा कृष्ण का। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोल में। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? इसका आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। तो ये रहे आपके कुल 61 सवाल। अभी और भी सवाल हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो कुल मिला के आपको 65 से 70 सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, लगभग 66 सवाल। 62 नंबर सवाल कहता है हमारा कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के परिवारों ने। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो ये आपके हो जाएंगे मान्य खेतनी। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य ने। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आखिरी जो हमारा 66 नंबर सवाल है, ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था, वो किस प्रदेश में था? तो ये आपके उड़ीसा में थे, जो उड़ीसा एक राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो ये रहे हमारे 66 सवाल। आई होप कि आपके ये 66 सवाल काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल करेंगी और आप इसे काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर लेके आएंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो पर नए होइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में क्या आपका राय है, किस तरीके का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करना ना भूलिए। ये इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।